हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग का चैप्टर फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो चुका है। पहली क्लास इसमें हो गई थी और पहली क्या बेसिकली इसमें 2 क्लासें हो गई। अब हम लोग इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझा सकूँ और अच्छे से आपको बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को जो है समझना है। ठीक है, हम लोग ने अभी तक फंडामेंटल राइट्स को जो स्टार्ट किया था, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13, 50 हम लोग जो है पिछले क्लास में कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 12 के बारे में हम लोग ने देखा कि स्टेट की डेफिनेशन के बारे में दे रखा है। भाई स्टेट क्या है, स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, स्टेट में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसके बाद में फिर हम लोग ने देखा कि जो आर्टिकल नंबर 13 था वो जुडिशल रिव्यू के बारे में बात करता है कि अगर स्टेट कोई कानून बनाता है, कोई ऐसा कानून बनाता है या कोई ऐसा रूल बनाता है, कोई लॉ बनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, सुप्रीम कोर्ट अगर जो है अगर वो रूल वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को जो है उल्लंघन करता है तो किसी भी मायने में जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशल रिव्यू करके उसको खारिज कर देगी, नल एंड वाइड कर देगी। ये सारी बातें हम लोगों ने 12 और 13 में पढ़ा। आज हम लोग आर्टिकल नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 14 आर्टिकल नंबर 14 जहाँ से बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, वो वाला आर्टिकल जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक, मेन अगर बात करें तो क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। बहुत आराम से समझेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ या कानून के समान समानता। ठीक है, समक्ष समानता। इसका क्या मतलब होता है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हमारा जो संविधान है, संविधान में ये बात दे रखी है, आर्टिकल नंबर 14 में ये बात दे रखी है कि कानून के सामने हमारे जो कानून है, ठीक है, जो लॉ है, उसके सामने, उसके समकक्ष, उसके समक्ष जो है हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, ठीक है, कहीं भी रहता हो, समझ लो, सब उन सबके सामने जो है, कानून के सामने सब लोग क्या है, समान है। किसी भी प्रकार का जो है सरकार या इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन जो है भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, ये बातें जो है हमारा आर्टिकल नंबर 14 कहता है। क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 14 सेज दैट, ठीक, सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कोई भी पर्सन को जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है डिनाई नहीं कर सकती। उसको मतलब डिनाई नहीं कर सकती, मतलब क्या है कि उसको झुटला नहीं सकती। अगर कोई भी व्यक्ति है वो उसको जो है इक्वालिटी का मतलब इनइक्वालिटी के वो चीज़ें हो रही हैं उसके साथ में, तो स्टेट जो है उसमें जो है दखलंदाजी करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी जो टेरिटरी है, ठीक है, इंडियन टेरिटरी है, वो इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत जितने लोग हैं उनके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लागू है। ठीक है, हमारी जो सिटीजनशिप या हम इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं जो हमारी जो इंडियन टेरिटरी है, इस इंडियन टेरिटरी में रहने वाले लोग को इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है कंसेप्ट दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर टेरिटरी के अंदर भाई बहुत से लोग हो सकते हैं। एक तो सिटीजन्स होंगे, वो तो बिल्कुल कोई बात मतलब कोई अलग बात नहीं है। इसमें क्या है, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। जैसे बहुत व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बाहर से आए हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, तो उनको भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है वो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है,
to all the person whether the citizen or foreigners. Moreover, the word person includes the legal person. person माने क्या होता है, वो लीगल पर्सन हो सकता है, वो रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकती है, ठीक है, कंपनी हो सकती है, कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो सकता है, ये सब क्या है, ये तुम्हारे जो है ये पर्सन हो गया। द कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द ब्रिटिश ओरिजिन, ठीक है। अच्छा ये देखो इसमें दो बातें हैं, एक शब्द होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश का शब्द है, ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ऑफ लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है, ठीक है। क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या है, ठीक है। और इसको किसने दिया है, इसको अमेरिका यूएसए जो है, यूएसए का कंसेप्ट है, ठीक है, ये यूएसए का कंसेप्ट है। क्या है ये चीज़ें, बहुत ध्यान से सुनिए। टेकन फ्रॉम द देखो, एक जो है ब्रिटिश का है, एक अमेरिका का है, जैसे मैंने बताया। द फर्स्ट कंसेप्ट मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि साहब द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। सबसे पहली बात सबको मालूम है, मतलब किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कोई भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब, इसका इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर टू की अगर बात करें तो इसमें बोला है क्या कि द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पावर्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये बातें हो गई। नो पर्सन वेदर रिच और पुअर शैल भी जो है उनको जो है कोई भी प्रकार, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, ठीक है, इनको जो है किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए बिफोर लॉ, ठीक है, ये बातें हो गई इसके लिए। अब अगर हम सेकंड कंसेप्ट की बात करें, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, तो कहता है क्या, द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ द प्रिविलेज इज कन्फर्ड द लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द। अच्छा ये बातें देखो, इसमें जो है ये वाला कंसेप्ट है ना, इसके बारे में मैं तुमको और थोड़ा सा अलग से बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। पहले तो इसके बारे में हम लोग ने देख लिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि साहब कोई भी कंडीशन जो है मतलब जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब किसी भी इंसान को कोई भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा और उस कानून के समान जो है सब समक्ष जो है क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब जो है इनको इक्वल। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि साहब जैसे हम समान कंडीशन में समान व्यक्ति को समान चीज़ें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी जब कानून कोर्ट में आपने देखा होगा जो सज़ा निर्धारित करी जाती है अंडर CRPC में, तो उसमें सज़ा कुछ इस प्रकार से ऐसे होती है, जैसे मान लो कोई भी क्राइम है, फॉर एग्जांपल है ना, एक क्राइम है, मान लो फॉर एग्जांपल मर्डर है, फॉर एग्जांपल ना, मर्डर है, ठीक है, या चोरी है मान लो, ठीक है, थेफ्ट है, ठीक, चोरी। अब हुआ क्या कि थेफ्ट में, चोरी में मान लो सज़ा कुछ इस प्रकार से है कि 3 साल की जेल, ठीक है, या तो फिर 1 लाख का जुर्माना, ठीक है, 1 लाख का जुर्माना, 3 साल की सज़ा या 1 लाख, या इतना नहीं होता है वैसे, मान लो 50,000, ठीक है, 50,000 का जुर्माना, ऐसे है, ठीक, 3 साल की सज़ा या 50,000 की जुर्माना या बोथ ऐसे करके सज़ा होती है, ठीक। 3 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है या दोनों भी लग सकता है, किसी ने अगर चोरी करी, ठीक। अब होता क्या है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है।
देखो भाई कानून के सामान, अब देखो दो, अब ये मर्डर वाला केस छोड़ दो, अभी हम थेफ्ट वाले में बात कर रहे हैं कि थेफ्ट वाले में ये सजा है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक है मिस्टर ए, ठीक है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक है। अब दोनों ने सेम क्राइम किया, ठीक, चोरी करी दोनों ने। अब हुआ क्या कि पता चला कि मिस्टर ए जो थे बहुत ज़्यादा पुअर थे, बहुत ज़्यादा पुअर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुअर है, इतना ज़्यादा पुअर है, ठीक है। तो अब ये पुअर है और ये जो मिस्टर बी हैं, ठीक है, ये मतलब ठीक ठाक है, एक मतलब रिच नहीं कह सकेंगे कि हाँ मीडियम जो है ये मीडियम है, मीडियम है। अब देखो क्या हुआ, जब सज़ा इनको हुई, ठीक, जब सज़ा हुई तो कोर्ट ने क्या, कोर्ट ये देखती है साहब ये तो इतना ज़्यादा जो है पुअर है, इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी ख़राब है और चोरी भी इसने कोई बहुत ज़्यादा नहीं करी है, ठीक है, चोरी भी करी है लेकिन हाँ ठीक है करी है तो सज़ा तो मिलेगी, लेकिन इतना ये पुअर है, इसके ऊपर हम जुर्माना जो है, जुर्माना हम नहीं लगाएंगे, इसको हम सज़ा कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सज़ा कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको जुर्माना जो है अगर कर देंगे तो इतना ज़्यादा पुअर है, पता चला कि उसको भरपाई करने के लिए पता चला एक और चोरी कर दिया, समझ रहे हो भाई। देखो कानून का काम क्या है, कानून जो पनिशमेंट देता है वो इस वजह से देता है ताकि उसका जो है रिहेबिलिटेशन हो, उसको जो है सुधार हो। अब पता चला उसको 50,000 की जो है 50,000 की जो है इसमें फीस लगा दी, पेनल्टी लगा दिया, और पेनल्टी लगाने के चक्कर में पता चला पेनल्टी नहीं पे करेगा तो दिक्कत होगी, पता चला उसने और चोरी कर लिया, ठीक। तो इस वजह से अब कोर्ट क्या करेगी, ये चूँकि पुअर होने की वजह से हो सकता है इसको सिर्फ सज़ा सुना दे, ये ना करे। अब ये भाई साहब क्या है, ये मीडियम है, तो हो सकता है कि इनको जो है 3 साल की सज़ा सुना दे, है ना, और इनको जो है 10,000 रुपये फ़ाइन कर दे, समझ रहे हो, 10,000 रुपये फ़ाइन कर दे, या इनको जैसे जो मान लो क्या है इनको फ़ाइन कर दे, ठीक, या इनको सजा ना दे, सिर्फ इनको फ़ाइन करके छोड़ दे, क्योंकि ये ठीक है ये पैसा देने लायक है ना, तो 10,000 50,000 रुपये इनको फ़ाइन करके इनको जो है छोड़ सकती है सर, है ना। अगर छोटे मोटे चोरी वोरी करे होंगे इनको फाइन करके इनको छोड़ सकती है, ठीक। तो मतलब कहने का ये है कि सेम कंडीशन में लेकिन सिचुएशन तो अलग अलग है ना, सिचुएशन अलग अलग है, इस वजह से सरकार क्या करती है, इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या कहता है कि साहब सेम कंडीशन में अलग अलग हम लोग कंडीशन कर सकते हैं, समझ में आए। यहाँ कंडीशन दोनों लोगों की अलग है, इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये समानता है। अगर हम ये समानता करेंगे कि भाई इनको भी मैंने 3 साल की सज़ा करी, इनको भी 3 साल की सज़ा हो सकती है, इनको भी 3 साल की सज़ा हो सकती है प्लस 50,000 रुपये या 10,000 रुपये, या इनको दोनों हो सकती है, पता बहुत हो गई, समझ रहे हो, बहुत हो गई, ठीक। इसी वजह से क्या होता है कि जो जज होता है, जज के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कैसे आपके ऊपर सज़ा आपके ऊपर लागू करता है, ठीक है। आपको हो सकता है जेल के अंदर जेल वाली कर दे, ठीक है, हो सकता है फाइन भी लगा दे, ठीक है, या हो सकता है आपको दोनों कर दे, ठीक है। यही कारण है कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, किसी इंसान को जो है मान लो 7 साल की सज़ा हो गई, ठीक है, 7 ईयर्स की सज़ा हो गई, लेकिन क्या हुआ 7 ईयर्स ड्यूरिंग 3 से 4 साल जो है इसका व्यवहार इतना अच्छा रहा कि मतलब कोई भी प्रकार का जो है इसने इलीगल एक्टिविटी या किसी भी प्रकार की जो है जो भी डेटें पड़ती थी इसकी जो है पेश होने की, उसमें बाकायदा बहुत अच्छे से गया है और सारे कोई दिक्कत नहीं है और इसका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल अच्छा रहे, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो है ये सज़ा कम कर दी जाती है, इनके जो है सज़ा से पहले ही जो है इनको बरी कर दिया जाता है, ठीक, क्यों, इसी वजह से, ठीक है। चलो आगे समझते। अब देखो क्या है, अब अच्छा एक और कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या है, देखो द कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। एक मिस्टर है मिस्टर एवी डाइसी, ठीक है, एक मिस्टर है एवी डाइसी, ठीक है, ठीक है, डाइसी करके है, ऐसे करके, एक मिनट का बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। एवी डाइसी हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, बस इतना याद रखो कि रूल ऑफ लॉ किसने दिया है, एवी डाइसी ने दिया है, ठीक है, एवी डाइसी ने दिया है, ठीक। हिज कंसेप्ट, इन्होंने बताया जो रूल ऑफ लॉ बताया कि इनके कंसेप्ट में 3 बातें हैं, क्या बातें हैं, नंबर 1
एब्सेंस ऑफ और आर्बिट्री पावर दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। पहली बात इन्होंने कहा कोई भी इंसान अगर कानून का उल्लंघन नहीं करेगा तो उससे जो है उसके अलावा जो है उसको पनिश नहीं किया जा सकता। वो पनिश तभी किया जा सकता है जब वो कानून का उल्लंघन करेगा। ठीक है, मतलब रूल ऑफ लॉ में बताया पहला कंसेप्ट है क्या कि कोई भी इंसान अगर कानून का उल्लंघन करेगा तभी जाके उसको पनिशमेंट होगी। नंबर 1, इक्वालिटी बिफोर द लॉ दैट इज इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन, रिच पुअर, हाई लो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, अच्छा ये बात, एक बात और है, देखो कहीं कहीं जो है ये कंसेप्ट जो है ये, अच्छा ये ब्रिटिश में जो है ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, ये जो एवी डाइसी हैं ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं और इनके यहाँ कंसेप्ट कुछ इस अलग कंसेप्ट चलता था। वो क्या है कि अगर कोई बंदा जो है ब्रिटिश में ब्रिटिश में ऐसा है सिस्टम कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट चलता है, ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। वहाँ कुछ ऐसे होता है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई भी व्यक्ति जो है कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है तो उसके लिए कानून जो है अलग होगा और एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए जो कानून जो है वो अलग होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ लिए सबके लिए समान है। ठीक है, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस अधिकारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो संत हो कोई, चाहे वो कोई नेता हो, सबके लिए क्या है, समान है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में हम लोग ने देखा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि सबके लिए समान है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल नंबर 14 के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम लोग को समझना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन खूब आएगा। नंबर 1 पहला एक्सेप्शन सबको मालूम होगा ये बातें क्या, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉयज द फॉलोइंग इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 361। ठीक है, आर्टिकल नंबर 361 में कहते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष जो है समानता के बारे में बोला गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। अंडर आर्टिकल 361 में कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नंबर 1 क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट, इनके लिए कुछ इम्यूनिटीज मतलब इनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं। क्या क्या प्रावधान है, क्या इनके लिए जो है आर्टिकल 14 जो है लागू नहीं होता, कैसे नहीं होगा, क्या। नंबर 1, द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर हिज एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर ड्यूटीज ऑफिस। बहुत ध्यान से समझना, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, ये अपने कार्यकाल में कुछ भी करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसके लिए आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, किसी भी कोर्ट में ये आंसरेबल नहीं है। ठीक है, जो भी कार्यकाल के बीच में ये करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी मान लो कुछ भी करते हैं, वो सारी चीज़ें ये स्वतंत्र होकर करेंगे, ये किसी भी कोर्ट में जो है आंसरेबल नहीं है अपने कार्य के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर 2, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल टेक प्लेस। कोई भी, जब तक इनका कार्यकाल होगा तब तक इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है नहीं होगी। ठीक है, मतलब कार्रवाई नहीं हो, क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ये आराम स्वतंत्र रूप से जो है कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट, कोई भी अरेस्टिंग का, कोई भी जेल में डालने का जो प्रोसेस होता है वो भी प्रोसेस जो है इनके खिलाफ नहीं चलेगा जब तक ये अपने कार्यकाल में अपनी सीट पर विराजित है। ठीक है, नंबर 4, नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, इन एनी कोर्ट। ठीक है, हाँ, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी जो है इनके खिलाफ नहीं होगी। ठीक है, जब तक ये ऑफिस में है। अगर कोई ऐसी सिविल प्रोसीडिंग जो है करनी है तो इनको 2 महीने का पहले आपको अर्लियर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, नंबर, अब ये तो हो गया पहला एक्सेप्शन प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड एक्सेप्शन जो आता है वो कहता है क्या, नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ
पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़। ये अच्छा, ये बात आपको थोड़ा सा नहीं लगेगी, लेकिन समझ में बहुत ध्यान से सुनो। अगर मान लो कोई भी, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो संसद हो, ठीक है, पार्लियामेंट है, मान लो पार्लियामेंट है, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेचर है, इसमें जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है, जो भी कार्रवाई चल रही है, मान लो सत्र सीजन चल रहा है या प्रोसीडिंग जो भी चल रही है, कोई इंसान उसको बहुत बारीकी से देख रहा है और बारीकी से देखने के बाद में वो जाता है किसी प्रेस में, वो बातें सारी छपवा देता है या उसमें मीडिया में देता है, मीडिया में मतलब टीवी में न्यूज़ में आने लगा, ठीक है, मीडिया में आने लगा। तो अगर ऐसा कोई कर देता है तो उसके लिए भी जो है कोई भी आर्टिकल वहाँ पर जो है कोई कार्रवाई उसके अगेंस्ट नहीं होगी, ठीक है, वो स्वतंत्र है, अपना कार्य वो या ऐसा प्रेस में और मीडिया में दे सकता है, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है, गलत नहीं, मिसलीडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात कुछ और हुई है, बात आप कुछ और रहे हो तो गलत हो जाएगा, तब तो फिर धर लिए जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तीसरा पॉइंट साहब यह है कि कोई भी एमपी, पार्लियामेंट की अगर बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी कार्रवाई होती है पूरे संसद में, जो भी कार्रवाई होती है, जो भी डिबेट होती है, उस डिबेट में वो जो चाहे वो बोल सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है, जो भी मतलब वो करेगा, जो भी चीज़ें वो संसद के अंदर वो करेगा, उसके लिए संसद के अंदर, ये मान लो संसद है, इस संसद के अंदर एक ये एमपी है, एक ये एमपी है, एक ये एमपी है, एक ये एमपी है, एक एमपी है, ये चाहे जो कुछ करें, जो चाहे जो मतलब इनके ऊपर, मान लो ये एमपी ने इनके ऊपर आरोप लगाए, इनके ऊपर आरोप लगाए, ये इनके ऊपर आरोप लगाए, या कुछ आप शब्द भी बोल रहे हैं, और ये मतलब जितनी भी प्रोसीडिंग होती है, ये कोर्ट के बाहर जो है इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और यही कारण है क्या कि आपने देखा होगा कोर्ट में समय समय पर जो है WWE की फाइटिंग हुआ करती है, ठीक है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, सारी चीज़ें आप सबको मालूम है, ठीक है, और जिसको देखो वो ये उसके ऊपर जो है कोई अंजाम लगाता है, ठीक है, मतलब जो है एलिगेशंस लगाने के नंबर में जो है यहाँ कोई भी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब विद इन द बाउंड्री ऑफ द पार्लियामेंट होती है, और इसके बाहर उस बात के लिए कोई भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो स्वतंत्र है अपने कारोबार करने के लिए, ठीक है। और उसी प्रकार से चौथा पॉइंट आता है एमएलए के बारे में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यही चीज़ लागू है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भी अगर वो एमएलए करते हैं, कहते हैं और आपस में आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप होता है, तो उसमें भी जो है कोई भी इनके बाहर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। बाहर अगर कोई बात करते हैं, बाहर अगर पर्सनली आके, जैसे मान लो संसद में है, संसद के बाहर आके यहाँ पर भैया मीडिया में आके वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो एक्शन हो जाएगा। लेकिन अंदर जो है, अंदर आप कुछ भी कहो, दहाड़ मार के कहो, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद में आता है आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। इट प्रोवाइड्स दैट द लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DP कंटेन्स क्लॉज C कैनॉट बी चैलेंज द ग्राउंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा कहा कि जहां पर आर्टिकल नंबर 31C काम करता है, ठीक है, जहां पर आर्टिकल नंबर 31C काम करता है, वहां पर आर्टिकल नंबर 14 काम नहीं करेगा, मतलब एक साथ दोनों काम नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर C जहां काम करेगा वहां आर्टिकल नंबर 14 लैप्स हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 31C में क्या बोला है कि अगर कोई भी स्टेट अगर कोई कानून ऐसा बनाती है DPSP के लिए, ठीक है, DPSP के लिए कोई कानून बनाती है, उसको फॉलो कराने के लिए कानून बनाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है
काम नहीं करेगा। ठीक भाई, सिंपल सी बात है। देखो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी मतलब आप समाज के कल्याण के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हो तो आप जो है, अब भाई समाज के कल्याण के लिए कर रहे हो, मान लो समाज के कल्याण के लिए आपने जो है, मान लो जो है कोई काम ऐसा किया, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ काम किया। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ काम किया, कानून बनाया। ठीक, अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि भाई सबके लिए बनाओ। ठीक, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आपने इक्वालिटी 31C के माध्यम से अगर आपने वाइल्ड लाइफ के लिए बनाया तो इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला कंसेप्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होगा है। समझ में? ये सारी चीज़ें जो है इसमें दे रखी हैं। ठीक है, अगला आता है फॉरेन सॉवरेन, ये आता है यूएनए में अगर है, अगर यूएनओ है एंड इस एजेंसी एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, यूएनओ है और जो फॉरेन एजेंसी हैं उनको जो है, उनके ऊपर आर्टिकल 14 को जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ लागू नहीं होता है, एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल नंबर 14। उम्मीद करता हूँ सब अच्छी चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 एक एक बातें हम लोग ने पढ़ा है, एक्सेप्शन पढ़ा है। ठीक है, और उसके बारे में भी पढ़ा है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 15। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 दैट इज क्या है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ क्या? रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन। इसके बेसिस पर जो है सरकार, स्टेट ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ये बातें बोली गई हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है इसके अंतर्गत की अगर बात करें तो आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द टू क्रूशियल वर्ड्स, ये सब छोड़ो, हाँ ये चीज़ है। द आर्टिकल 15 says that no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction, condition on the ground of any religion, race, caste, place of shop। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये देखो क्या है, जैसे मैंने बताया कोई भी व्यक्ति जो है, स्टेट जो है किसी के रिलीजन के हिसाब से, ठीक है, रिलीजन में, रेस, ठीक है, कास्ट, सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के बिहाफ पर कोई भी स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अच्छा, और इसमें यह भी बताया गया है इसी आर्टिकल 15 में कि साहब कोई भी व्यक्ति को पब्लिक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, पब्लिक संस्थाएं हैं या कोई पब्लिक जो बॉडी हैं उनके पास जाने के ऑन द ग्राउंड ऑफ, यही सब इनके ग्राउंड के आधार पर, या कोई व्यक्ति मान लो जैसे है, मान लो कोई डिसेबल बंदा है, ठीक है, डिसेबल बंदा है, डिसेबल मतलब विकलांग बंदा है, ठीक है, डिसेबल बंदा है, या किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, ठीक है, या किसी रिलीजन का है, ठीक है, रिलीजन का है, तो इनके बिहाफ पर आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी शॉप, जैसे कोई पब्लिक प्लेस पर आप जाने से रोक नहीं सकते हो। ठीक है, पब्लिक प्लेस, ठीक है, पब्लिक प्लेस पर जाने की से आप रोक नहीं सकते हो। जैसे मान लो क्या है, कोई मान लो एक कुआं है, फॉर एग्जांपल कुआं है, गांव की अगर बात करें, कुआं है। अब कुएं में आप इस आधार पर कि कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कास्ट का है, किसी रिलीजन का है, तो इस आधार पर जो है आप उसको कुएं में पानी भरने के लिए आप रोक नहीं सकते हो। आपके अगेंस्ट में क्या होगा? आपके अगेंस्ट में आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के अगेंस्ट में रिट जारी हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो पब्लिक प्लेस चाहे कुआं हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे वो मंदिर हो, ठीक है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो उसमें आप जो है आप उसको रोक नहीं सकते हो। ठीक है, इसके बेसिस पर नेक्स्ट, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल वाइल द फॉर्मर प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर 4 एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके भी क्या है, 4 जो है एक्सेप्शन। कौन कौन से एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनिएगा।
नंबर 1, स्टेट इज परमिटेड टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। ठीक है, पहला एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको जो है आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है ये सबको मालूम है, लेकिन एक्सेप्शन जो है यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला एक्सेप्शन है कि स्टेट जो है वुमेन और चिल्ड्रन के फेवर में, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है इनके फेवर के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ प्रोविज़न बना सकती है, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बना सकती है ताकि उनका जो है उत्थान हो। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम बना सकती है कि हर एक स्कूल में अब जो है कम से कम जो है 40% जो है स्टूडेंट जो होंगे, जो 100% में से 40% स्टूडेंट जो है वो गर्ल होंगी। ठीक है, लड़कियां होंगी। ठीक, मतलब 40% आप जो है लड़कियां को ही रखोगी। ठीक, बाकी अपना 60% में आप चाहे लड़के रखो चाहे लड़कियां रखो, लेकिन 40% मिनिमम जो है आप गर्ल्स के लिए जो है रिजर्वेशन कर सकती हैं। ठीक, सरकार कर सकती है। नंबर 1, ठीक, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। एससी और एसटी के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जैसे होते हैं तो जो है उनके उत्थान के लिए जो है, जैसे EWS का सिस्टम जो चल रहा है इस समय, ठीक है, उनके उत्थान के लिए जो है सरकार कोई भी ऐसा प्रोविज़न बना सकती है कि उनको जो है अपलिफ्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ ट्राइब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और नॉन एडेड। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी जो है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में या तो SC हो या ST हो, उनके लिए जो है सरकार चाहे तो स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। उनके जो है स्पेशल अटेंशन देने के लिए जो है, उनके उत्थान के लिए जो है सरकार कानून बना सकती है कितनी % सीटें जो हैं SC और ST और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है उनके लिए रिजर्व हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जो है दे रखा है। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है स्पेशली जो है 10% जो है रिजर्वेशन के लिए बात कही गई है। ठीक है, 10% रिजर्वेशन की बात करें, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो आज की डेट में जो है जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो कैसा है, OBC का 27% जो है OBC का रिजर्वेशन है। ठीक है, अगर हम SC की बात करें, SC का 15% है। ठीक है, ST की बात करें, ST शेड्यूल्ड ट्राइब की, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, 7.5% है। ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करें तो ये 10% जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आज की डेट में है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सरकार जो है उत्थान के लिए, जो वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, इनके उत्थान के लिए सरकार अलग अलग कानून बना सकती है और वो बनाती रहती है समय समय पर। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 का जो है एक्सेप्शन है। ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेस कास्ट। अब देखो, कास्ट के बारे में आया, जैसे मान लो रिलीजन के बारे में आया, ठीक है, तो कास्ट के बारे में आया तो ये कि यहाँ पर क्या है, SC ST और ये सब क्या है, यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है कि भाई ये इनकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड होने की वजह से क्या हुआ, इनको जो है उत्थान के लिए ये लोग स्टेटस, अपने इक्वल स्टेटस में आ जाए, तो इस वजह से इनको क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, रिजर्वेशन की प्रोसेस रखा गया है। समझ में आए? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। यह आर्टिकल नंबर 15 हो गया। अब हम लोग आर्टिकल नंबर 16 से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।